नमस्कार, मैं ऋषभ हूं और द जर्नलिस्ट अड्डा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे झारखंड की कुछ खबरों की जिन्होंने राष्ट्रीय मीडिया पर भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। साथ ही साथ कई मीडिया चैनल्स और नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी झारखंड की इन खबरों को जगह मिली है। इन खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह एक परीक्षा को लेकर झारखंड के गोड्डा जिले के एक निवासी धनंजय ने अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटी में लेकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरी सुर्खी है झारखंड में रेल के संदर्भ में, जहां एक लड़की के चलते राजधानी एक्सप्रेस को 535 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। तो चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। झारखंड राज्य में गोड्डा नाम का एक जिला है जहां धनंजय हांसदा नाम के एक युवक रहते हैं। उनकी पत्नी सोनी हेम्ब्रम की परीक्षा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होनी थी। यह परीक्षा थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की। आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई नौकरी की बात नहीं है और ना ही बात है किसी फाइनल राउंड के इंटरव्यू की। यह बस एक परीक्षा थी जिसे उत्तीर्ण होकर कोई भी प्रतिभागी प्राथमिक शिक्षक बन सकता है। लेकिन धनंजय ने यह बात ठान ली कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को यह परीक्षा दिलवानी ही है। लेकिन जब राज्य में आवागमन व्यवस्था ठप है और लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है, तब उनके लिए आवागमन का कोई भी पब्लिक माध्यम नहीं मिला। और इसके बाद भी धनंजय ने हार नहीं मानी और अपनी खुद की स्कूटी उठाई और अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटी में ही बिठाकर गोड्डा से ग्वालियर 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़े। हम और आप जो कोई भी वाहनों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वह इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि स्कूटी की परफॉर्मेंस किसी मोटर बाइक की तुलना में कम ही रहती है और स्कूटी लंबी दूरियों के लिए ज्यादा सही भी नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में धनंजय हांसदा का अपनी पत्नी को परीक्षा दिलवाने के संकल्प को पूरा करना हम सभी लोगों के लिए एक नजीर पेश करता है। चलिए अब दूसरी सुर्खी पर आते हैं। हमने आपको बताया था कि झारखंड में राजधानी एक्सप्रेस को एक लड़की के लिए 535 किलोमीटर के डाइवर्टेड रूट से जाकर रांची पहुंचना पड़ा। लेकिन इस खबर की कड़ी जुड़ती है एक और घटना से जो उसी समय झारखंड में ही कहीं घटित हो रही थी। झारखंड में आदिवासियों का एक समूह रहता है जो गांधीवादी है। यह समूह है टाना भगत समुदाय। यह टाना भगत समुदाय गांधी जी के अनुयायियों में उन्हें सबसे प्रिय था, क्योंकि आदिवासियों का यह सफेद पोष जत्था जो केवल सादा पोशाक पहनता है और सिर पर गांधी टोपी लगाता है, तिरंगे को हमेशा अपने साथ रखता है। हर टाना भगत के घर में आपको तिरंगा देखने को मिल ही जाएगा। रोज सुबह टाना भगत परिवार इस तिरंगे की पूजा भी करते हैं और जब भी टाना भगत का समुदाय किसी भी गांव या शहर से होकर गुजरता है तो घंटी और शंख बजाते हुए गुजरता है। टाना भगतों के इसी समुदाय ने आजादी से पहले के आंदोलनों में गांधी जी का अनुसरण किया और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन एक और बात यह भी है कि अंग्रेजों के काल में इन आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर हड़प ली गई थी, जिस पर उन्हें आज तक कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा उन पर बेमाना लगान भी थोपा गया। सन 1947 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें टाना भगतों को भूमि पर अधिकार देने की बात की गई थी। लेकिन इसका पालन अभी तक किसी भी सरकार में अच्छे तरीके से नहीं हुआ। टाना भगतों की स्थिति झारखंड में बहुत दयनीय है। वह लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं और उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत पिछड़ी हुई मानी जाती है। इस बार टाना भगतों ने मांग की कि उन्हें लगान में माफी दी जाए और भूमि पर अधिकार दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को सख्ती से पालन करने की भी मांग रखी थी और इन्हीं मांगों को देखते हुए झारखंड में रांची रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टोरी जंक्शन में वे ट्रैक पर बैठ गए और उसी वक्त एक ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस जो कई घंटों से रांची से कुछ किलोमीटर दूर मेदिनीनगर या डाल्टनगंज स्टेशन पर इसी आंदोलन की वजह से रुकी हुई पड़ी थी। इस रांची को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में कुल 930 पैसेंजर सवार थे और जब कई घंटों से रेल रुकी हुई थी और हड़ताल पर बैठे हुए टाना भगत हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तब रेल विभाग के कुछ अधिकारियों ने निर्णय लिया कि 930 पैसेंजर्स को बस के माध्यम से रांची पहुंचा दिया जाएगा। फैसला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया था। लेकिन इन 930 पैसेंजर्स में एक यात्री थी अनन्या चौधरी,
जो रांची के धुरवा की रहने वाली है। अनन्या उत्तर प्रदेश में BHU की लॉ की छात्रा है और वह भी इस ट्रेन से अपने घर रांची आ रही थी। और जब उन्हें पता चला कि अब ट्रेन से नहीं बस से जाना पड़ेगा, तब वह बौखला गई और अधिकारियों से जिरह करने लग गई और यह जिद करने लगी कि उन्हें ट्रेन से ही जाना है। लंबी बातचीत और अधिकारियों के मान मनोबल के बाद भी अनन्या नहीं मानी। उनका कहना था कि वह भारतीय रेल व्यवस्था के खिलाफ हैं और जब उन्होंने ट्रेन की टिकट खरीदी है तब उन्हें ट्रेन से ही जाने दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने इस स्थिति को देखते हुए अनन्या को एक प्राइवेट कार तक उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन अनन्या अपनी मांग पर डटी रही और लगातार ट्रेन से ही घर जाने की बात करने लगी। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस डाल्टनगंज से गया होते हुए 535 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रात के 1:45 बजे रांची पहुंची। अनन्या कानून की छात्रा हैं और उनके अनुसार वह किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे खबर तो यह भी है कि उनके पिता जब उन्हें रात को रांची रेलवे स्टेशन में लेने गए थे, तब उनके साथ अनन्या का भाई भी साथ में था। और जहां तक मैं जानता हूं कि रांची में ट्रैफिक नियमों के अनुसार एक दुपहिया वाहन पर 3 लोग साथ में नहीं चल सकते। और खबर यह भी है कि जितने पिक्चर्स हमने देखे हैं उनमें से किसी भी एक पिक्चर्स में भी अनन्या के पिता के हाथ में या सर में हेलमेट नहीं था। और कानून के हिसाब से तो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना भी अपराध है। तो अनन्या लॉ की छात्रा हैं और समझदार भी हैं, लेकिन इस तरह की असामान्य परिस्थितियों में जब आपके सभी साथी पैसेंजर्स के लिए रेलवे ने अलग यातायात की व्यवस्था की, तब आपको भी कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और प्रशासन के साथ सहयोग भी करना चाहिए था। वैसे संवेदनहीनता तो टाना भगत के आंदोलन में भी देखने को मिली। टाना भगत जो पिछले 55 घंटे से अपनी मांगों को लेकर ट्रैक पर बैठे हुए थे, उनके प्रदर्शन करने की मंशा और मांगों के विषय में फैसला विधि सम्मत होना चाहिए। लेकिन आपको शायद पता होगा कि तभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी हुआ था और देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। यह आंदोलन उस वक्त भी चल रहा था। तो यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि टाना भगतों को जब देश की इतनी ज्यादा परवाह रहती है और जब वह देश की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय शोक के समय आंदोलन करने के विषय में एक बार सोचना ही चाहिए था। और फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए द जर्नलिस्ट अड्डा। धन्यवाद।